द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCS मेंस एग्ज़ाम 2022 हिंदी साहित्य वैकल्पिक प्रश्न पत्र। पिछली बार की तुलना में ये प्रश्न पत्र कुछ आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 5 ये कंपलसरी है, ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। इसके अलावा प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न करना भी अनिवार्य है। इस तरह से 4 प्रश्न हो जाते हैं। शेष एक प्रश्न बचता है, ये आप किसी भी खंड का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर पहला जो कि कंपलसरी है, यहाँ पे शब्द सीमा में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार भी 150 ही था, लेकिन अंकों में बदलाव किया गया है। पिछली बार का प्रश्न पत्र यदि आपने देखा हो तो वहाँ पर जो डिवाइडेशन था अंकों का 5 गुणे 6 था और कुल 30 अंक निर्धारित थे। इस बार 5 गुणे 8 है, 40 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर प्रथम के लिए, खंड बा के भी प्रथम के लिए यही मार्किंग है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मध्यकालीन अवधि के साहित्यिक अवदान को स्पष्ट करना है। ठीक है, साहित्यिक अवदान का आशय होता है योगदान से। ठीक है, जो साहित्य के अभ्यर्थी हैं वो जानते ही होंगे। मध्यकालीन अवधि के साहित्यिक योगदान को स्पष्ट करना है। इसके बाद अगला है 19वीं शताब्दी के खड़ी बोली एवं नागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालना है। हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के मानकीकरण को समझाना है। ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता रहता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी भाषा के विकास की चर्चा करनी है। मानक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप को स्पष्ट करना है। ठीक है, इनका यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं, मॉडल आंसर चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे शब्द सीमा 350 है। ठीक है, पहला है आदिकाल के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालना है। दूसरा, इसके बाद अगला प्रश्न है तुलसीदास के राम राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करना है। आप जानते हैं तुलसीदास जी ने आदर्श राम राज्य की परिकल्पना की थी। तुलसीदास जी जिस राम राज्य की रूपरेखा देते हैं उसमें सुख का आधार आध्यात्मिक भावना है। ठीक है, चूँकि सुख का आधार आध्यात्मिक भावना है, इसलिए तुलसीदास के राज्य में परस्पर एकता थी। किसी का किसी से वैरभाव नहीं था। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। लोग परस्पर प्रेम से जीवन निर्वाह करते थे। राम राज्य में पूर्णतः एक सुव्यवस्थित कानून था। हरियाली थी चारों तरफ, लोग रोग मुक्त थे, सुंदर थे, कोई दरिद्र नहीं था, दुखी नहीं था, मूर्ख नहीं था। सब विनम्र भाव रखने वाले और धर्मपरायण थे। स्त्रियां मन वचन और कर्म से पतिव्रता का पालन करती थी। ये था तुलसीदास जी के राम राज्य का स्वरूप। ठीक है, इसकी उन्होंने परिकल्पना की थी। और तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म रित श्रुति नीति। ये भी लाइनें आपको अपने प्रश्न में लिखनी थी, इससे आपके अंक बढ़ जाते हैं। फूलहीं फलहीं सदा तरुकानन रहीं एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयुर बिसराई सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। यही रामराज की परिकल्पना है। सब उदार सब पर उपकारी निर्वचन सेवक नर नारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी 350 शब्दों में ही आपको आंसर लिखना है। पहला है स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास लेखक में फणीश्वर नाथ रेणु का योगदान। स्वतंत्रता पूर्व की कहानी के विकास पर प्रकाश डालना है और स्वतंत्रोत्तर हिंदी रंगमंच के विकास की चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नई आलोचना की मुख्य स्थापनाएं समझाना है। प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी के योगदान। ठीक है, और हिंदी यात्रा वृत्तांत के विकास पर आपको प्रकाश डालना था। गद्य से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद खंड 2 है। इस बार व्याख्या नहीं पूछी गई है, ना तो गद्य खंड की ना ही पद्य खंड की, जबकि पिछली बार व्याख्या पूछी गई थी। यहाँ पर खंड बा का पहला प्रश्न भी अनिवार्य होता है। शब्द सीमा 150 है। ठीक है, कबीर के प्रेम निरूपण को समझाना है, प्रेम निरूपण पर प्रकाश डालना है। आप जानते हैं कबीर ज्ञान योग और प्रेम तीनों के सुंदर समन्वय करने वाले कवि थे, किंतु उन्होंने प्रधानता प्रेम को दी है। आप ये भी जानते हैं कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए जो उनका प्रेम है वो जीवात्मा और परमात्मा
का प्रेम होने के कारण संसार का जो लौकिक प्रेम है, जो सांसारिक प्रेम है, उससे भिन्न है। कबीर का जो प्रेम है वो अलौकिक प्रेम है। कबीर ने प्रेम के संबंध में साखियाँ भी लिखी हैं। दोहा आपने पढ़ा होगा, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। प्रेम पर एक और दोहा भी है, प्रेम न खेती उपजय नीपजय, प्रेम न हाट बिकाए राजा प्रजा, जिस रुचय सिर दे सोई लाए। ये दोहे भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने थे, इससे आपके अंक बढ़ जाते हैं। ठीक है, भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास की गीत योजना। ठीक है, कवितावली के उत्तरकांड में कलिकाल का जो तुलसीदास ने वर्णन किया है उस पर प्रकाश डालना है। पद्मावत के आधार पर सिंघल द्वीप वर्णन करना है। ठीक है, सिंघल द्वीप की विशेषता क्या है? बिहारी रत्नाकर के निर्धारित अंश के आधार पर बिहारी के काव्य कौशल पर प्रकाश डालना है। इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर भी 350 शब्दों में लिखना है। भारतीय पुनर्जागरण में भारत भारती के महत्व को समझाना है। भारत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारत दुर्दशा पर भी प्रश्न पूछा गया है इसी प्रश्न पत्र में। अगला है, श्रद्धा राग के आधार पर श्रद्धा के व्यक्तित्व की विशेषताएं, असाध्य वीणा के काव्यगत सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। लंबी कविता है असाध्य वीणा, और ये भी हृदय विदारक कविता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, गोदान उपन्यास के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो अभ्यर्थी अभी नए हैं या फाइनल ईयर के हैं और HCS की तैयारी करना चाहते हैं और वो असमंजस में हैं कि उन्हें कौन सा वैकल्पिक विषय चुनना चाहिए, यदि आपकी साहित्य में रुचि है तो आप हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। इसका लाभ ये है कि हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे का जो प्रश्न पत्र होता है उससे भी आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी गद्य और पद्य की व्याख्या पूछी जाती है और इस बार भी पूछी गई है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा। साथ ही व्याकरण पर भी आपकी अच्छी पकड़ होने से उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, गोदान उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में होरी और धनिया के जीवन संघर्ष को समझाना है। आप जानते हैं संयुक्त पारिवारिक मर्यादा के निर्वाह करने में होरी सबसे आगे रहता है और अपनी ही गाय को जहर देने वाले हीरा के भाग जाने पर जो उसके घर का बोझ है वो भी उठाता है। बीमार शोभा को देखने जाता है और छोटे भाई की पत्नी को रोते हुए देखकर दमड़ी बसोड़ पर लात जमाने वाला हीरा के घर की तलाशी को रोकने के लिए रिश्वत भी देता है। नारी जाति का अपमान देख करके खान के वेश में आए हुए मेहता को उठा के पटक देने और झुनिया और शिलिया को घर में शरण देने के प्रसंग में होरी बहुत ही उदात्त मूल्यों का वाहक चरित्र दिखाई देता है। ये आपने उपन्यास में पढ़ा होगा। और बात करें होरी की पत्नी धनिया की, तो आप जानते हैं धनिया होरी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है। धनिया नारी की गरिमा और उसके मान से भी परिचित है, परंतु पति के प्रति उसका जो स्नेह है वो भी अक्षुण्य है। होरी से मार खा करके आप जानते हैं 1 माह तक बात नहीं करती है, परंतु जब होरी बीमार पड़ता है, बिस्तर पर मौत से जूझ रहा होता है, लड़ रहा होता है, तो ऐसे में उसकी पत्नी धनिया पिघल जाती है। सोचती है कि अब पति जब मर रहा है तो ऐसे में वैर भाव रखने से क्या फ़ायदा है, और वो होरी की सेवा में जुट जाती है। ठीक है, होरी और धनिया के जीवन संघर्ष को आपको समझाना था। अगला आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल का महत्व क्या है स्पष्ट करना था, और महाबोझ उपन्यास की कथा वस्तु केवल आपको लिखनी थी इसमें। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि आखिरी है, फणीश्वरनाथ रेणुकृत तीसरी कथम। इस कहानी में हीरामन का चरित्र चित्रण आपको करना था और भारत दुर्दशा नाटक का जो मूल कथानक है वो समझाना था। बहुत ही आसान है ये। स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का जो संयोजन है उस पर विचार करना है। आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त, इसमें इतिहास और कल्पना का बहुत बेहतरीन समन्वय हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी ने अतीत कालीन इतिहास की जो विलुप्त कड़ियाँ हैं उसको जोड़ने में बहुत खोज की है, और जब पाठक इसको पढ़ता है तो पढ़ते समय वो इतिहास में गुप्त काल में प्रवेश कर जाता है। ऐसा लगता है कि गुप्त काल उसके सामने आ गया है। ठीक है, इतिहास और कल्पना का ये संयोजन है। तो ये था HCS मेंस एग्ज़ाम
2022 हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पत्र। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।